1803 में इसकी पोस्टिंग हुई थी आपका मद्रास में। वहीं पर ये आपका 1806 के समय में मद्रास का गवर्नर था। इसके शुरुआती दिनों की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। तो हम सबको याद रखना चाहिए भारतीय इतिहास की एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका इंसिडेंट हुआ था, वेल्लोर विद्रोह। तो वेल्लोर विद्रोह हुआ था हमारा 1806 में। तो क्या बात करेंगे इसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं। पेंटिक पहले मद्रास का गवर्नर भी रह चुका था। पेंटिक पहले मद्रास का गवर्नर भी रह चुका था। हम सबको पता है मद्रास किसके अधीन आता था, गवर्नर रह चुका था। मद्रास आता था बंगाल के अधीन। और यहाँ पर ही क्या बोलेंगे 1806 में, 1806 की डेट भी मैं आपको बताऊँ तो 10 जुलाई थी, 10 जुलाई 1806, 10 जुलाई 1806। इस दिन क्या हुआ था, एक वेल्लोर विद्रोह हुआ था। वेल्लोर विद्रोह ये सेना या भारतीय सैनिकों ने किया आपका कहाँ पर, तमिलनाडु में। तो ये वेल्लोर विद्रोह दरअसल में था क्या, ये समझना है। तो वेल्लोर विद्रोह साथी मैं आपको बताऊं तो जिस समय पर ये मद्रास का गवर्नर था, इसने यहाँ पर भारत के जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन काम कर रहे थे तो उसमें भारतीय भी थे। आप सब लोगों को पता होना चाहिए। मैंने कहा था आपसे भारतीयों को ये निचले पदों पर रखा करते थे। तो वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने कहा था कि भारतीय बहुत श्रेष्ठ नहीं है और ये भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं, इसलिए इनको निम्न पदों पर रखा जाए। तो ये सोच और समझ किसकी थी, कार्नवालिस की थी। तो भारत के जितने भी सैनिक थे उन सबके लिए मद्रास में, जब बेंटिक वहाँ मद्रास का गवर्नर हुआ करता था तो उसने एक नियम बनाया कि भारतीय जितने भी सैनिक है वो तिलक नहीं लगा सकते हैं, या भारत के जितने भी सैनिक है वो अपने धार्मिक वस्त्र नहीं पहन सकते हैं। और साथ में जितने भी मुस्लिम सैनिक थे उन सबको दाढ़ी ट्रिम करने का आदेश दे दिया कि आपको अपनी दाढ़ी बनवानी होगी। अब इससे क्या है, उनकी जो अपनी धार्मिक भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंची। और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची तो उसी समय पर आप सबको पता होना चाहिए इसके 7 साल पहले की घटना 1799 में टीपू सुल्तान की मौत हो चुकी। इस बात को आप सब जानते हैं। आंगल में सूर्य चारों हमने पढ़े हैं। जब टीपू सुल्तान की मौत होगी तो टीपू सुल्तान के जो वंशज थे वो भी अंग्रेजों के संरक्षण में रह रहे थे। और मैंने आपको कहा था एक व्यक्ति कृष्णराज को अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के बाद में राजा भी बनाया था। तो टीपू सुल्तान के जो बच्चे थे या जो संरक्षक थे, जो उसकी बेगमें थी या उसकी जो रानियां थी, वो अंग्रेजों के संरक्षण में थी। तो वहीं पर उन्होंने इन सैनिकों को कहते हैं कि पुश किया कि भाई आपको विद्रोह करना चाहिए। और ये विद्रोह इतना जबरदस्त हुआ, आप हालांकि इसको ना के बराबर पढ़ते होंगे इतिहास में, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है। तो ये विद्रोह इतना जबरदस्त हुआ कि तमिलनाडु के फोर्ट में जहां पर आपका अंग्रेजी सेनाएं थी वहां पर इन सैनिकों ने एक हमला कर दिया और 200 अंग्रेजों को मार गिराया। 200 अंग्रेजों को मार गिराया। तो इसके बदले में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी कार्रवाई की और इस विद्रोह को साथी उन्होंने, ये जो उनके खिलाफ में रिवोल्ट हुआ, इसको उन्होंने सप्रेस कर दिया, इसका दमन कर दिया। अब इसके दमन करने के बाद में 100 से ज्यादा लोगों को इसके एवज में, मतलब इस घटना के बदले में फांसी भी दी। तो हम सब करके बताएं वेल्लोर विद्रोह क्लियर है कहां पर हुआ था, तमिलनाडु में। ईस्ट इंडिया कंपनी के ही सैनिकों ने किया था, लेकिन वो सैनिक कौन थे, वो सैनिक आपका ईसाई नहीं थे। और ये क्या चाहते थे, अंग्रेजों को तो हमेशा ये रहता था कि कैसे भी करके भारत में जो हिंदू और मुसलमान हैं इनको कैथोलिकों में कैसे बदला जाए, इनको ईसाइयों में कैसे परिवर्तित किया जाए। इनका एक मोटिव रहता था, जो इनका हिडन मोटिव था, एक छुपा हुआ इनका मकसद था, इसको ये पाना चाहते थे। ये बेंटिक की, इसके बाद में बेंटिक को 1807 में वापस बुला लिया गया और बेंटिक आता है आपका 1828 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के, और फिर यही भारत का गवर्नर जनरल हुआ। अब देखो इसके समय पर कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हुए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ ध्यान से समझना। तो वेल्लोर विद्रोह याद रखेंगे। एक इसने क्या किया आपका यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, कुछ आर्थिक सुधार हैं इसके। आर्थिक सुधार आप बड़ी आसानी से उनको समझ सकते हैं यदि आप एकाग्रता से पढ़ रहे हैं। तो कौन कौन से उसके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसको समझाने से पहले मैं आपको बताऊं, इस समय पर आंगल में सूर्य लड़ा था इन लोगों ने, और बहुत जगह संघर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपका कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत पैसा खर्च हो रहा था। यानी बेंटिक के आने के समय 1828 में ऐसे हालात थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग हर वर्ष 1 करोड़ रुपए के घाटे में जा रही थी, क्योंकि सारा पैसा तो वो कहां भेज देते थे, लंदन भेज देते थे। अब वो सारा पैसा तो लंदन में लग रहा था, ब्रिटेन में लग रहा था, लेकिन यहाँ पर कंपनी के पास में जो पैसा होता था उस पैसे पर 1 करोड़ रुपए वार्षिक का घाटा था, यानी कि डेफिसिट चल रहा था 1 करोड़ एनुअली का। लेकिन जब बेंटिक इस देश से गया तो वो जो फायदा है कंपनी का वो 2 करोड़ रुपए, मैं सिर्फ कंपनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वहां बात नहीं कर रहा हूं जो पैसा इन्होंने लंदन भेज दिया। जो कंपनी का जो फायदा हो रहा था वो 2 करोड़ रुपए एनुअली होने लगा। एक तरफ तो 1 करोड़ घाटा था इसके आने के समय वार्षिक, और एक तरफ 7 साल बाद 2 करोड़ रुपए वार्षिक का फायदा होने लगा। कुल मिलाकर के अंतर कितना आ गया, यानी 3 करोड़ की इसने पूर्ति की एनुअली की। तो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इस तरह से किए, आर्थिक सुधार इसने किस तरह से किया। पहली चीज, सैनिकों को इसने टारगेट किया। जैसे क्या होता था, सैनिकों को मिलता था सैनिक भत्ता, सोल्जर अलाउंस जो होता था आपका, जो आपका सोल्जर अलाउंस था। आप भी कल जब जॉब करेंगे कहीं तो आपको भी सरकार के द्वारा अन्य भत्ते मिलते हैं। तो इसने क्या किया कि जो सेनाएं कलकत्ता के पास में है, यानी कि उनको आधा ही भत्ता मिलेगा। जो कलकत्ता से 600 मील तक भी सैनिक हैं तैनात, तो उन सबको मिलेगा आपका आधा भत्ता। तो इस तरह से इसने अलाउंस कम कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो भार पड़ रहा था वह उसमें भी क्या हुई, गिरावट देखने को मिली। पहले तो इसने सैनिक भत्ते को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया। अब इसने दूसरी चीज की कि जो इंडियंस है ना इनको ज्यादा से ज्यादा शामिल करो, भारतीयों को शामिल करो इसमें, भारतीयों को शामिल करने की बात इसने कर ली। यानी भारतीयों को हमको क्या करना होगा, सेना में लाना होगा। क्या कारण था उसका, उसका कारण यही था, दो चीजें हैं उसमें। एक तो मैंने बताया कार्नवालिस का सिद्धांत, जो बिल्कुल नहीं चाहता था कि भारतीय जो है वो आपका आपका इसमें शामिल हो किसी भी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि वो तो उनको योग्य ही कम समझता था, हम भारतीयों को बहुत कम योग्य समझता था। लेकिन इसने क्या बोला, इसने कहा कि अगर हम भारतीयों को शामिल करेंगे तो वो कम वेतन में हमको काम करने के लिए मिल जाएंगे। उसका कारण क्या था भारतीयों को ज्यादा शामिल करने का, क्योंकि घाटा कम करना है, और अगर भारतीय सैनिकों को शामिल किया जाए तो हमारा पैसा कम खर्च होगा। और साथ में ये एक सिद्धांत लेके आया भारतीयों के लिए, जिस सिद्धांत को हम कहते हैं आपका, जिस सिद्धांत को कहा जाता है योग्यता ही सेवा का आधार, योग्यता ही सेवा का आधार, आधार, ठीक है। अब ये योग्यता ही सेवा का आधार यानी कि एलिजिबिलिटी इज द ओनली बेसिस ऑफ सर्विस, एलिजिबिलिटी इज द ओनली बेसिस ऑफ सर्विस। इसका क्या मतलब है, 1833 का जब एक्ट आया दोस्त, 1833 के एक्ट में एक सेक्शन था आपका सेक्शन 87, धारा 87। उस धारा 87 में ये कहा गया था कि जो व्यक्ति योग्य है उसको सेवा के लिए चुन लिया जाए, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो आपका ब्रिटिशर हो, चाहे वो आपका अन्य कोई व्यक्ति हो, अगर उसके अंदर योग्यता है तो उसको शामिल किया जाना चाहिए। तो ये सिद्धांत मुझे बताइए, एकदम से कार्नवालिस जो करना चाहता था उसको पलट दिया गया, क्योंकि उनको जरूरत पड़ी कि भारतीय लोगों को हमको आज नहीं तो कल शामिल करना पड़ेगा। तो भारतीयों को शामिल करने से उन लोगों को फायदा हुआ। तीसरा, जो दान की भूमि थी, जो डोनेट किया गया लैंड होता था, दान की भूमि, तो भारतीय जो नरेश होते थे, नरेश का मतलब राजा, तो भारतीय राजा क्या करते थे, अपने कृपा पात्रों को, जो उनके लिए अच्छा काम करते थे या जो सेना नायक होते थे या उनके जो विश्वसनीय लोग थे, उनको नरेश बहुत सारी भूमि दान कर दिया करते थे। अब ये जो दान की गई भूमि थी ये लगान मुक्त होती थी, रेवेन्यू फ्री होती थी एकदम से। तो इस पे मतलब कोई भी रेवेन्यू आपका एडिशनल रेवेन्यू नहीं लिया जा सकता, राजस्व नहीं लिया जाता था। तो इसने क्या किया, सारी भूमि को चिन्हित करवाया और ये कहा अब इन सबको भी जो है आपका टैक्स देना पड़ेगा। तो इसने किसको टारगेट किया, दान की गई भूमि को भी टारगेट किया। और चौथा, अफीम की खेती, चौथा था इसका ओपियम एग्रीकल्चर, अफीम की खेती, अफीम की खेती पर इसने ध्यान दिया। अफीम यानी कि ओपियम। अब देखो अफीम की जो खेती थी उसको समझिए, अफीम भारत में पैदा होता था, जैसे कि आज मैं आपसे बात करूं अफगानिस्तान में बहुत अफीम पैदा होता है, तो वो आपका उन्हीं के द्वारा विकसित किया गया बाद में। तो अफीम जो भारत में होता था पहले जाता था वो कराची, कराची से वो जाता था चाइना,
अब इसने क्या किया, इसने सिर्फ लाइसेंस दिया बंबई के पोर्ट को। इसने कहा अब जो ये जाएगा आपका तो सिर्फ और सिर्फ बंबई जाएगा पहले अफीम, और बंबई से होकर चाइना जाएगा। तो पहले वाला जो रूट था कराची वाला, उसमें बहुत खर्च आता था और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बचत होनी चाहिए थी वो बचत नहीं होती थी। तो इसने अफीम के लिए क्या किया, एक नया ट्रैक खोजा। अब अफीम कैसे जाएगा, कहाँ से होते हुए जाएगा बताइए, बंबई से होते हुए चाइना या मिड ईस्ट जाएगा। तो इस तरह से इसने वहाँ से भी पैसा बचाया। तो कहने का मतलब जैसे इसने फायदा पहुंचाया ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप समझ पाए मेरी इसने कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई। कि एक तो सैनिकों के भत्ते को घटा दिया, भारतीयों को शामिल किया ताकि कम वेतन में हो, दान की भूमि पर इसने टैक्स लगा दिया, और अफीम की खेती के लिए एक नया रूट जिस पर कम खर्च हो उसको इसने अपना लिया। इस तरह से इसने कंपनी को फायदा पहुंचाया। बात क्लियर है, बड़ी छोटी सी कहानी। क्या सती प्रथा अभी भारत में मौजूद है या नहीं है, पहला क्वेश्चन तो हमारा आपसे ये रहेगा। तो आप मुझे बताएं। आप कहेंगे भैया सती प्रथा के कहीं पर बहुत जगह आज भी बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं है नहीं है, लेकिन अभी 2023 में एक संगीता केस हुआ था गुजरात में, बहुत चर्चित रहा था, जिस लड़की ने अपनी जान दे दी थी। और उस लड़की ने कहा था कि मेरे जो परिवारजन यानी ससुराल वाले हैं वे मेरे ऊपर इस बात का दबाव बना रहे हैं कि मैं सती हो जाऊं मेरी पति की मौत के बाद। तो यानी कि बहुत सारे लोगों के अंदर अंधविश्वास आज भी मौजूद है। आज भी जो दकियानुसी सोच है वो बहुत सारे लोगों की मौजूद है। आज भी लोग उस तरह से डेवलप खुद को नहीं करना चाहते। तो ये सती प्रथा थी क्या, सती प्रथा ये थी कि आपका, अगर मैं आपको प्राचीन समय से बताऊं तो प्राचीन समय से शुरू करते हैं आपका ऋग्वेद से। क्या भारत के शास्त्रों में सती प्रथा के बारे में कहीं वर्णित है, तो आप कहेंगे नहीं। बस ऋग्वेद का एक श्लोक था जिसमें उस श्लोक की अंतिम पंक्ति में अग्रे शब्द लिखा हुआ था। अग्रे का मतलब है कि यदि कोई विधवा हो गई है तो उसको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, अग्र अग्रे आगे। उसी श्लोक को समय आते 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 उस प्राचीन चीज को बदल करके अग्रे को अग्नि कर दिया गया, यानी कि उस महिला को आगे की ओर नहीं बढ़ना चाहिए, उस महिला को अग्नि की ओर बढ़ना चाहिए। तो उसको क्या कर लिया, मैनिपुलेट कर दिया गया। लेकिन बाद में मैक्स मूलर ने उसका खंडन किया और उसने सोर्सेज दिखाई बाद में, ये तो गलत है, आपने जो मूल ऋग्वेद की चीजें थी उनको बदल दिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ है, 463 बीसी का वो जानकारी देता है। और एक आपका इसकी जानकारी हमको मिलती है, गुप्त साम्राज्य के दौरान एक शासक थे आपका आपका भानुगुप्त, उनके जो सेनापति थे उनका नाम था गोपराज, और गोपराज की पत्नी का 510 ईस्वी का एरण अभिलेख वो भी सती प्रथा के बारे में जानकारी देता है। ये हम जब आपको प्राचीन इतिहास पढ़ाएंगे तब आपको लिखवाएंगे सब। तो सती प्रथा का मतलब आप बताइए, प्राचीन समय से उल्लेख नहीं था। आप देखेंगे जो 5वीं से 6वीं शताब्दी है उसमें सती प्रथा का एक उद्भव देखने को मिलता है। तो बताएं सती प्रथा के बारे में कब से कब तक देखने को मिला। तो यहाँ पर बहुत सारे कारण बताए गए फिर सती क्यों। जैसे 1829 में, और बंगाल के बाद में इसको आपका कहाँ पर, बंगाल के बाद में इसको दो जगह थी, मद्रास और बंबई। मद्रास और बंबई पूछा जाता है। मद्रास और बंबई के लिए एक आपका बाकायदा एक एक्ट बनाया गया, एक अधिनियम बनाया गया, और 1830 यहाँ पर भी अंत कर दिया। ठीक है, तो बहुत सारी प्रथाएं इसने अपनी अंत की। जैसे ठगी प्रथा का अंत, ठगी ठग समझते हो, इसके लिए तो कानून भी है। ठगी प्रथा का अंत क्या बोले, एंड ऑफ ठगी सिस्टम, एंड ऑफ ठगी सिस्टम, एंड ऑफ ठगी सिस्टम। ठग होते हैं कुछ भी बहका देंगे, आपको सम्मोहित कर लेंगे। सम्मोहन विद्या समझते हो ना, भाई वो तो विज्ञान है एक, सम्मोहित किया जा सकता है किसी को भी, और सम्मोहित करके उसने अपने गले की चैन पहनी हुई है तो चैन दे देगा, अंगूठी दे देगा, अपना मोबाइल पर सब दे देगा। ठग होते थे जो आम जनों को लूटते थे और उनका एक ग्रोह होता था। इन्होंने बोला कि ठगी भारत से कैसे खत्म की जाए, तो कठोर दंड का प्रावधान किया गया। और वो कठोर दंड इस तरह से किया गया कि भारत में 1500 ठगों को चुना गया और 1500 ठगों को मृत्यु दंड दिया गया। और इसके लिए एक अधिकारी को अपॉइंट किया गया था, इसका नाम था स्लीमैन। ये डलहौजी के टाइम पे भी आएगा ये स्लीमैन नाम, तभी मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए कौन था ऑफिसर, इसके लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया था जिसका नाम था स्लीमैन। अब आप समझना, बेंटिक जो है बहुत सारे सामाजिक सुधार कर रहा है। एक चीज क्या की इसने, एक किया इसने शिशु वध पर रोक लगाई। शिशु वध, लड़कियों को मारा जाता था, शिशु वध पर रोक लगाई, रोक लगाई। और थी शिशु बलि पर रोक लगाई, शिशु बलि पर रोक। देखेंगे की बैंड इंटेंटिंग हुई थी, वो कौन व्यक्ति उसका नाम सब जानते होंगे। ठीक है, और इसी के समय पर वो पहला विधि आयोग भी बनाया गया, अध्यक्ष उसी व्यक्ति को बनाया गया, पहला विधि आयोग, पहला विधि आयोग बना। फर्स्ट लॉ कमीशन, फर्स्ट लॉ कमीशन इसके समय पर बना था, बहुत ऊंचा था, बेंटिक के समय वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1934। और इसी विधि आयोग का जो अध्यक्ष बना था, अध्यक्ष बना था, उसका नाम था मैकाले। मैकाले के नाम से कितने लोग परिचित हैं मुझे बताएं। अभी लोग जानते होंगे कानून। और आज मुझे बताइए कि हमारे देश में कौन सा प्रोसीजर चलता है कि किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया, उस अपराध के लिए क्या सजा मिलेगी। तो इसके लिए आज भारतीय न्याय संहिता है, बीएनएस। बीएनएस का नाम पहले हुआ करता था आपका आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड 1860 तो लागू हुआ था आपका 1 जनवरी 1862 को भारत में। और अभी पिछले वर्ष तक वही लागू था, 2023 बीएनएस तब तक नहीं आई, तब तक वही लागू था। और उसमें लिखे हुए पनिशमेंट, यानी कि आप जो अपराध करोगे उस अपराध के लिए आपको क्या दंड मिलना चाहिए, ये तो हो गया आपका पनिशमेंट। लेकिन आपने अपराध कर दिया तो आपको पुलिस गिरफ्तार करने आएगी, पुलिस के बाद में कुछ कोर्ट प्रोसीजर होगा, जैसा आपको सजा सुनाएंगे। ये पहले हुआ करता था सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1970, जो 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ था, जिसका नाम अभी हो गया है बीएनएसएस। ये नामों से आप परिचित हैं, हम सब करें, अभी बहुत जानते हैं मैकाले मिनट्स के नाम से। मैकाले मिनट्स का क्या मतलब है, तो इसने बताया कि भाई जो शिक्षा होगी वो पाश्चात्य शिक्षा ही क्यों होनी चाहिए। भारत का जो दर्शन है, भारत का जो गणित है, भारत का जो ज्योतिष है, भारत का जो विज्ञान है, वो किसी काम का नहीं है, ऐसा मैकाले ने कहा। और उस मिनट में वो जो बात करता है तो उसने क्या बात की, पहली बात तो उसने की थी कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। और एक बड़ी चर्चित बात आती है कि उसने ये कहा था कि यूरोप के एक अच्छे से पुस्तकालय की एक अलमारी का ज्ञान भी भारत के ग्रंथों और अरबी ग्रंथों से बेहतर है। यानी उसने कहा पूरे भारतवर्ष में जो भी ज्ञान, जो भी नॉलेज है, अरबियों के पास में जो भी ज्ञान, जो भी नॉलेज है, उस सबसे कहीं ज्यादा बेहतर एक अच्छे पुस्तकालय यूरोप की एक सेल्फ उसकी तुलना कर सकती है और उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। समझ रहे हैं इस बात को, यानी कि उसने यूरोपीय ज्ञान को श्रेष्ठ घोषित कर दिया। अब उसका काम क्या था, दरअसल उसके पीछे मंशा क्या थी, उसकी मंशा ऐसी नहीं थी कि भारत को कोई बहुत बेहतरीन शिक्षा या पद्धति वो देना चाहता था। इस बात को आप भी जानते हैं कि भारतीय ज्ञान ऐसा नहीं है जिसको अनदेखा किया जा सके। उसका काम था एक मध्यम वर्गीय समूह तैयार करना, एक ऐसा समूह जो सोच और समझ से अंग्रेजों के लिए समर्पित रहे। ऐसे क्लर्क हमको मिल जाएं जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करें, अंग्रेजी भाषा को सीख जाए, जो अपने दिमाग से एकदम से आपका यूरोपीय हो। उसका उद्देश्य था कि जो अंग्रेज और भारतीय जनजागरण है या जो भारतीय जनता है उसके बीच में एक सेतु का काम ये वर्ग करेगा जो अंग्रेजी पढ़ लेगा। उसने कहा जितने भी संस्कृत के कॉलेज चल रहे हैं, जितने भी मदरसे चल रहे हैं, उन सबको जो भी सहायता दी जाती है उस सहायता को बंद कर देना चाहिए, उनको जो भी सरकारी अनुदान मिलता है उसको बंद कर देना चाहिए, और अंग्रेजी के जो भी स्कूल खुले उनको सहायता दी जाए, उनको प्राथमिकता दी जाए। इससे भारतीयों को ब्रिटिश प्रशासन, न्यायालय और व्यापार के काम के लायक बनाए जाने की उसकी सोच। बात समझ गए। उसने कहा कि जो ईसाई धर्म है वो अधिक सभ्य और नैतिक है, और शिक्षा के जरिए पश्चिमी नैतिक मूल्यों को बढ़ावे का विचार उसने रखा। वो क्या चाह रहा था आप समझ गए होंगे, वो सोच रहा था कि वो सेना हमारी तैयार होगी जो अंग्रेजी में पढ़ेगी, जो शरीर से तो भारतीय होंगे
लेकिन सोच से, भाषा, आत्मा से क्या हो जाएंगे? अंग्रेज हो जाएंगे। मैकाले की सोच और समझ गए होंगे आप। मैकाले क्या चाहता था ये भी आप समझ गए होंगे। तो उसने तुलना की, अपना एक्सपेंड करना था और देसी राजाओं के साथ में अच्छे संबंध स्थापित हों। तो कितने राजा आए थे इस दरबार में? 6 राजा आए थे, जयपुर से लेकर के यहाँ के आसपास की जितनी भी रियासतें थी। और ये अजमेर के आपका हुआ था, ये आपका अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था रीट परीक्षा में। तारागढ़ दुर्ग में कहाँ पर आयोजित हुआ था? तारागढ़ दुर्ग में। और तारागढ़ दुर्ग को जैसे ही बेंटिक ने देखा, उसने तारागढ़ दुर्ग को कह दिया था कि ये तो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है, सेकंड जिब्राल्टर ऑफ द वर्ल्ड। तो मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे कि जब इन्होंने इसको जिब्राल्टर कह दिया, तो दूसरा जिब्राल्टर कहाँ है? तो पहला जिब्राल्टर कहाँ पर मौजूद है? बोलेंगे क्या? बोलोगे क्या? बोलेंगे तारागढ़ दुर्ग में। इसको इसने बोला दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, सेकंड जिब्राल्टर ऑफ द वर्ल्ड। किसने कहा ये बात? ये कहा है बेंटिक ने। बेंटिक ने सेकंड जिब्राल्टर पूछा जाता है। अजमेर का तारागढ़ फोर्ट है। अच्छा मैं आपसे पूछूं, भारत का जिब्राल्टर किस किले को कहा जाता है? भारत भैया यूरोप में है जिब्राल्टर। बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है, वेरी गुड। क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर आप कहेंगे भैया, तो अगर कभी भी पूछेगा भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है तो कहीं किनारे पे लिखिए आप अपनी कॉपी में, भारत का जिब्राल्टर ग्वालियर फोर्ट को कहा जाता है। भारत का जिब्राल्टर ग्वालियर के किले को कहते हैं। देखिए याद रखेंगे इसको। अगली बात इसकी क्या रहेगी? 1800 लिख लो उसको कहीं से। 1823 1823 में क्या था? एक प्रेस सेंसरशिप एक्ट लेकर आई थी ब्रिटिश सरकार। प्रेस सेंसरशिप एक्ट कब का था? 1823 का। इसमें यह कहा गया था कि अंग्रेजी सरकार की आलोचना कोई अखबार नहीं कर सकता। अंग्रेजी सरकार की आलोचना नहीं होगी। आप और कोई काम कर सकते हैं लेकिन क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। जैसे आज की सरकारें भी आप देखती होंगी न्यूज़ चैनल पर बड़ा बैन लगाती हैं, ठीक है। 1823 में प्रेस सेंसरशिप एक्ट आया और अंग्रेजी सरकार की आलोचना जिसमें नहीं हो सकती थी। लेकिन 1835 में जब मैटकॉफ आया तो मैटकॉफ ने इस प्रेस सेंसरशिप अधिनियम को, क्योंकि इसके खिलाफ में भारतीय विरोध बढ़ता जा रहा था और बेंटिक को वो सारी खबरें जो ब्रिटिश शासन किस प्रकार से भारत में सुधार कर रहा है और किस तरह नए भारत का निर्माण कर रहा है, किस तरह हम भारतीयों की सभ्यता खराब है और इन अंग्रेजों और यूरोपियंस की सभ्यता हमसे बेहतर है, वो सब ये दिखाने के लिए पीछे माइंडसेट क्या है? सिर्फ और सिर्फ कि कैसे भी करके इन सब लोगों को कैथोलिक ईसाईयत की तरफ भेजा जाए। इस तरह के प्रयास हो रहे थे और भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता बनकर के इसको उभारा गया, ठीक है। लेकिन इस मैटकॉफ के बारे में अगर मैं निजी रूप से आपको बताऊं, ये वही मैटकॉफ है जो भारत की गुरुकुल परंपरा के एकदम खिलाफ था। इसका स्टेटमेंट आया था कि अगर तुमने भारत में इन गुरुकुल्स को खत्म नहीं किया तो आप चाहे जितने भी वर्ष यहाँ राज कर लें। इसको मैकाले ने भी एक बार ब्रिटिश संसद में जैसे कहा था कि मैं भारत में घूम करके आया हूं और मैं ये जान चुका हूं कि आप भारतीयों पर जितना भी चाहे शासन कर लें, जब तक उनके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं भरा जाएगा, उनके अंदर हीनता का भाव नहीं पैदा किया जाएगा, ये अच्छा हम तो अंग्रेजी नहीं जानते यार, हम तो कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और हमारी तो अंग्रेजी पर पकड़ ही नहीं है, तो हम तो अच्छा पढ़े लिखे नहीं है। आचार्य चाणक्य कौन सा इंग्लिश में आपका मौर्य साम्राज्य को डेवलप कर रहे थे? आप सोचना जरा। क्या ब्राह्मीर इस देश को गणित अंग्रेजी भाषा में दे रहे थे? या ब्रह्मगुप्त ने इस देश को गणित की अंग्रेजी भाषा में दिया? या जितने भी व्यक्तियों ने हमारे यहाँ ज्योतिष को लिखा या चिकित्सा शास्त्र जो दुनिया में सबसे बेहतर है चरक, या उसको वो अंग्रेजी में लिख रहे थे? आप सोचना जरा इस बात को। तो आप कहेंगे भैया तो सही बात है, इसका तो कोई लेना देना नहीं। ज्ञान का भाषा से क्या लेना देना? भाषा तो किसी चीज के प्रचार और प्रसार का तरीका है कि किसी नॉलेज को किसी दूसरे तक हम कैसे पहुंचाएंगे। यूरोपियंस ने तो हमारे ग्रंथों को ट्रांसलेट कर करके वहां पहुंचाया। अगर हमारे यहाँ भारतीय ज्ञान नहीं था तो फिर विलियम जोन्स 1784 में एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना क्यों कर रहा था? या भारतीय जो ज्ञान था उसको ये लोग आपका यूरोप में क्यों, मतलब यूरोपियन लैंग्वेज में क्यों ट्रांसलेट कर रहे थे? आप सोचिए। तो इसका मतलब है हमारे ऊपर कुछ थोपा जा रहा था, ठीक है। तो इसने क्या किया? भारत की गुरुकुल परंपरा के खिलाफ सबसे ज्यादा यही व्यक्ति हुआ और इसने कहा कि इनके गुरुकुल्स खत्म करो, जो इनका अपना नॉलेज का बेस है, जिस तरह से इनकी प्राचीन विद्या चली आ रही है उसको खत्म करो और इनको नई तरीके की नई शिक्षा के अपने शिकार व्यक्ति बनाओ, ताकि हमारे लिए काम करेंगे और कम सैलरी में मिल जाएंगे अंग्रेजी में पढ़े लिखे व्यक्ति, काम करा लेंगे इनसे, ठीक है। थोड़ी जीटी रोड नाम दिया, ग्रांड ट्रक रोड नाम इसने दिया, ठीक है। एक दूसरा प्रथम अंगल अफगान युद्ध, प्रथम अंगल अफगान युद्ध इसी के समय पर हुआ। दरअसल में था क्या? अंगल अफगान तो समझिए, अंगल कौन है इसमें? अंग्रेज है, अफगान है इसमें अफगानिस्तान। ये वॉर क्यों हुआ था अंग्रेजों और अफगान के बीच में? दरअसल में ये वो समय है 1835 के आसपास का वो समय है साथी, जब क्या हो रहा था कि रूस अपनी ताकतें बढ़ा रहा था, रूस अपनी ताकत बढ़ा रहा था, रूस अपनी ताकत बढ़ा रहा था। रूस का भी ये सपना था कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का दोहन कर रही है और भारत के धन का प्रयोग करके अपने यहाँ पर इंडस्ट्रियल जितना भी रिवॉल्यूशन है उसको कर रही है, तो क्यों ना हम भी आपका जाकर के भारत के साधनों का प्रयोग करें। जब रूस की शक्ति बढ़ी, आप जानते हैं ब्रिटेन तो उसके हमेशा आपका खिलाफत में रहा, कोई भी देश अगर अपनी शक्ति बढ़ा रहा है तो वो तो अकेले चाहते थे कि उपनिवेश हमारा अकेले का होना चाहिए। तो जब रूस के भारत में आने के दो रास्ते थे, ठीक है। एक तो ये था कि भाई फारस से होकर के वो इधर भारत की तरफ मूव करें और अफगानिस्तान होते हुए मूव करें। तो ब्रिटिश सरकार ये देखती थी कि भाई रूस के जो शासक हैं उनकी अफगानिस्तान में नजदीकी बढ़ रही है, तो इसलिए ये चाहते थे कि अफगानिस्तान में कोई ऐसा राजा आ जाए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुसार कार्य करे, क्योंकि अफगानिस्तान एक स्वतंत्र राज्य था उस समय पर। तो इन लोगों ने क्या किया कि वहाँ की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें आपका घुसपैठ जारी कर दी और जो अफगानिस्तान का उस समय का राजा हुआ करता था उसका नाम था दोस्त मोहम्मद। तो दोस्त मोहम्मद को इन्होंने हटाया। कौन था यहाँ पे अफगान राजा? ये आपको शायद दिखेगा नहीं, इसलिए ना सुनना मेरी बात को ना। अफगान राजा था यहाँ पर आपका दोस्त मोहम्मद, और इन्होंने क्या किया? दोस्त मोहम्मद को हटा करके इस दोस्त मोहम्मद की जगह तहासुजा, इसको तहासुजा एक व्यक्ति को शक्तियां दी और उसको बिठाया गद्दी पे। लेकिन वहाँ की जनता ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो वापस से कौन आ गया? दोस्त मोहम्मद। और दोस्त मोहम्मद ये 1863 तक रहा, 1863 तक रहा, ठीक है। तो ये एक ऐसा युद्ध हुआ था कि जहां पर बहुत प्रयास किए थे आपका ब्रिटिश सरकार ने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लेने में, और ब्रिटिश सरकार ने इस प्रथम अंगल अफगान युद्ध में अपने 20,000 लोगों की जान गंवानी पड़ी थी और साथ में आपका 2 करोड़ रुपए का एक खर्च इनको झेलना पड़ा था। लाभ कुछ नहीं हुआ इसका। लाभ बाद में आपका जब सेकंड अंगल अफगान युद्ध हुआ था, सेकंड हुआ था, वो हुआ था 1878 से 80, ये हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर जाकर के थोड़ा बहुत लाभ ही प्राप्त कर पाए थे, लेकिन उस समय पर रूस की जो महत्वाकांक्षाएं थी भारत को जीतने की वो खत्म हो चुकी, उस तरह का कोई लाभ नहीं हुआ। तो प्रथम अंगल युद्ध गोद निषेध नीति। बहुत सारे भारतीय राजा ऐसे थे जिनकी अपनी संतानें नहीं थी। अब जैसे किसी की अपनी संतान नहीं है तो वो किसी बच्चे को गोद ले सकता है, इसको दत्तक पुत्र कहा जाता है, या पुत्री को ले तो दत्तक पुत्री कहा जाता है। तो व्यक्ति की अपनी इच्छा है ना, वो उनको गोद ले सकता है नहीं ले सकता, बताएं। आप कहेंगे हाँ भैया बिल्कुल उसी की इच्छा होनी चाहिए, व्यक्ति का अपना जीवन है। लेकिन ये देखिए ये तो बॉस है, ये तो मालिक है हमारे देश के, तो ये तय करेंगे। ये क्या थी नीति, इसको समझिए, गोद निषेध नीति। खुद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों का सहयोग और उनकी भावनाओं को प्राप्त करने के लिए 1825 में एक घोषणा की थी। 1825 में एक ब्रिटिश घोषणा हुई थी, ब्रिटिश सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया था, एक घोषणा की थी, और उस घोषणा में इन्होंने कहा था कि गोद लेने का जो अधिकार भारतीय राजाओं को है। क्या कह रहे हैं? गोद लेने का अधिकार भारतीय राजाओं को है, अधिकार, ठीक है।
अब भारत में भारतीय प्राचीन ज्ञान की एक पुस्तक है जिसका नाम है वशिष्ठ संहिता। क्या नाम है? वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता ये कहती है कि हर एक व्यक्ति को अपने उत्तराधिकार के लिए किसी भी व्यक्ति को चुनने का अधिकार है। वो किसी बच्चे को गोद ले सकता है और जो गोद लिया हुआ बच्चा है उसके बारे में उसे अपने राजा को सूचना दे देनी चाहिए, ताकि रिकॉर्ड्स में ये रहे कि इस व्यक्ति का उत्तराधिकारी ये होगा। इसको सूचना दे देनी चाहिए राजा को। लेकिन राजा यदि उसको एक्सेप्ट ना करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका असली उत्तराधिकारी नहीं है। राजा उसको स्वीकार करे या ना करे, वो उस व्यक्ति का अपना क्या बोलेंगे एक आपका निजी चुनाव था जो कि स्वीकार्य होगा। राजा चाहे स्वीकार करे या ना करे, वशिष्ठ संहिता कहती है। तो इसके बाद में ब्रिटिश घोषणा हुई, तो ब्रिटिश अपनी घोषणा को चेंज करते हैं 1831 में। 1831 में जो बंबई की अंग्रेज सरकार थी, बंबई की अंग्रेज सरकार थी, इसने क्या बोल दिया? इसने कह दिया कि जिसको तुमने गोद लिया है उसको चाहे तो हम स्वीकृत भी कर सकते हैं और अस्वीकृत भी कर सकते हैं। चाहे तो परमिशन दे या ना दे, ब्रिटिश सरकार को तुम बताओगे और हम चाहेंगे तो स्वीकृत कर लेंगे और चाहे तो स्वीकृत नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक व्यक्ति आता है, जॉन ब्रनन है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। उसने कहा है 1828 से लेकर के 1840 के बीच में ऐसे मामलों की संख्या, भारत के जो राजा थे उनके 15 ऐसे बच्चे थे लगभग जो गोद लिए हुए थे। यानी भारत में जो राजा थे आपका नरेश थे, उनके कितने के बच्चे उस समय पर आपका एक्सेप्टेड थे? 1800 क्या बोला मैंने? 1826 से लेकर के, सॉरी 40 बोलूं, 48 तब तक वो नहीं आया आपका, डलहौजी 48 में है ना। यहाँ तक 15 गोद जो थी आपका वो एक्सेप्ट कर ली गई थी। 15 गोद लिए हुए बच्चे जो हैं वो एक्सेप्टेड थे। जैसे आपको बताऊं, अंग्रेजों की मनमर्जी कितना जानते हैं, आज केंद्र में भी है, क्या नाम है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो उनकी फैमिली की बात करते हैं। 1827 में दौलत राव सिंधिया की डेथ हुई थी और दौलत राव सिंधिया के जब अपना बच्चा नहीं था तो उनकी जो विधवा पत्नी थी बैजाबाई, उन्होंने गोद लिया था आपका जनकोजी को, और जनकोजी की डेथ हुई थी 1843 में। तो जनकोजी ने जो गोद लिया था वो गोद लिया था आपका जयाजी राव को, और जयाजी राव भी एक दत्तक पुत्री हुए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनको एक्सेप्ट कर लिया सबको। अंग्रेजी सरकार ने उनके ऊपर कोई रोकथाम नहीं की, कोई रोक नहीं लगाई। ऐसा नहीं था डलहौजी ये कर रहा था, डलहौजी की पहले की बात है ये। जैसे 1840 में मैं आपको बताऊं, 1840 में 1842 में था कोलाबा, 1842 कोलाबा, 1842 में कोलाबा को इन्होंने अधिग्रहण कर दिया था, ब्रिटिश सरकार ने अनुमति नहीं दी। 1840 इन्होंने जालौन, उन्होंने भी आपका परमिशन मांगी थी, नहीं दी। तो ब्रिटिश सरकार तो इस मोड में आ गई कि एक काम करते हैं, और डलहौजी की तो एकदम से साफ नियति हो गई कि हमको तो किसी भी हाल में कैसे भी करके भारतीय राज्य को किसी भी बहाने से ले लेना है बस, और वो बहाना हमको मिलना चाहिए। झांसी यही तो था गंगाधर राव, वो भी तो एक आपका बच्चे को गोद लेना चाह रहे थे, तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखा, लेकिन जैसे पत्र पहुंचा उससे पहले उनकी डेथ हो गई और ब्रिटिश सरकार ने उनके गोद लेने की बात को अस्वीकार कर दिया। हर जगह फिर उन्होंने यही किया, जो भी इनसे बन पाया वो इन्होंने किया, और इसके तहत इन्होंने सबसे पहले डलहौजी में हड़पा, वो हड़पा डलहौजी ने, याद रख लेना क्रम में, सबसे पहले किसको हड़पा था बताओ? सबसे पहले सतारा, सतारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कब? 1848 में, 1848 में, 1848 में, ठीक है। अब समझिए क्या, एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, एकदम से नजरें गड़ी हुई थी, मुंह में गिरेगी, क्योंकि पहले तो ये कवर समझते थे अवध को मराठाओं से बचने के लिए अपना, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने मराठा संघ को अपनी तरफ कर लिया, मिला लिया, ए चेरी दैट विल ड्रॉप, और उनकी निराशा बहुत खराब है। सीधी सी बात है, ये भी एक खरीदा हुआ व्यक्ति था, और आउटरम की रिपोर्ट पर क्या कर लिया गया? अवध को शामिल कर लिया गया। और ये सलीमैन तो यहाँ पर पहले से कौन था? सलीमैन यहाँ पर रेजिडेंट भी था, सहायक संधि के, जैसे सहायक संधि में रेजिडेंट रखे जाते थे ना, ये रेजिडेंट भी था अवध में। ये तो एक बार मिलने गया इससे कि भाई अब तुम्हारा शासन इतना कमजोर हो चुका है, अब तुम साइन कर दो वाजिद अली शाह, हमको दे दो ये अवध, ठीक है। तो अपनी पगड़ी उतार करके वाजिद अली शाह ने इसके हाथों में रख दी। उसने कहा, बड़ा मतलब आप समझिए, अपनी पगड़ी रखी और ये कहा कि जो संधि होती है वो बराबर वालों में होती है, और हम अभी इस लायक नहीं है कि हम ब्रिटिश सरकार के बराबर हैं, पगड़ी साइन नहीं करे। अब ऐसी स्थिति में क्या साइन करने को बच गए? तो एक राजा ने अपनी पगड़ी दे दी, अपना सम्मान दे दिया, पगड़ी सम्मान माना जाता है, तो उस पर साइन नहीं हुए थे। लेकिन बाद में क्या किया इन लोगों ने? रिपोर्ट तैयार की सलीमन ने एक लालच में, डलहौजी के कहने पर, और आउटरम की रिपोर्ट पर इसको शामिल कर लिया गया, क्योंकि डलहौजी इसने तो क्या त्याग पत्र दे दिया था खराब स्वास्थ्य के चलते हुए। बात क्लियर है भाई साहब? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन इंग्लिश लैंग्वेज। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी खोली भी गई है ना बाद में। वो डिस्पैच हो गया आपका, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हो गया, विद्युत तार सेवा हो गया, और कुछ नहीं है।